किसने किया? हमें अपने स्कूल की साइंस के बुक्स में पढ़ाया गया है कि एक जगमगाते हुए बल्ब का आविष्कार सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। बात तो सही है पर पूरी नहीं। सन 1880 के समय की घटना है जब थॉमस अल्वा एडिसन ने मेनलो पार्क न्यू जर्सी की अपनी लैब में लगातार 3 साल मेहनत कर 3000 से ज्यादा थ्योरीज पर काम किया, 10,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और 1200 घंटे तक चलने वाले बल्ब का आविष्कार किया। वहीं दूसरी ओर जोसेफ विल्सन स्वान ने भी बल्ब बनाया और सबसे पहले अपने घर अंडरहिल को चमकाया, खुद की स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइटिंग कंपनी खोल दी, hoping to convince them that his system could be the new standard light source in people's homes. यहाँ से शुरू होती है एडिसन और स्वान के बीच पेटेंट के लिए जंग। ऐसा नहीं है कि पहली बार एडिसन और स्वान ने बल्ब बनाने की कोशिश की। इससे भी पहले कई वैज्ञानिकों ने बल्ब बनाने की कोशिश की, उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन इससे भी पहले जानना जरूरी है कि प्राचीन काल में लोग रातों में उजाले के लिए किनकी की खोज की और क्या क्या आविष्कार किए हैं। पाषाण काल में जब पहली बार आग की खोज हुई तो इंसानों के लिए उस समय ये कोई आश्चर्य से कम नहीं था। इंसानों ने इसी आग को मशाल की तरह काम में लिया और रातों में उजाले के लिए बहुत अच्छा सोर्स बन गया। इंसानों ने जब अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर ली, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होने लगा तो तेल के दियों का प्रचलन शुरू हो गया। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सर्ग 127 के श्लोक 7 व 8 में यह साफ लिखा हुआ है। चाइना में 3000 बीसी के लगभग मोमबत्ती का आविष्कार हो गया था, लेकिन इसे मोम से नहीं व्हेल मछली की चर्बी से बनाया जा रहा था। यूरोप में इसे नेचुरल फैट या ऑयल से बनाया जाने लगा था। अब शुरू होती है यहाँ से जगमगाते हुए बल्ब के बनने की जर्नी, जब 1790 में एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने हाइड्रोजन लैंप बनाया। इसे एक प्रकार का केमिकल बल्ब कहा जा सकता है। इसके एक चैम्बर में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ रखा गया, जो आपस में रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस खुद ज्वलनशील है, तो जैसे ही आग के संपर्क में आएगी तो वह जलने लग जाएगी। Hydrogen gas is most reactive gas in the universe till now. Sun is burning from the beginning because of the hydrogen gas nuclear fission. Necessary amount of hydrogen gas can use for fuel and light etc. वोल्टा ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर भी खोज की और 1799 में पहली इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी बनाई थी, जिसे वोल्टेइक पाइल नाम दिया गया, जो कॉपर और जिंक प्लेट्स का इस्तेमाल कर बनाई थी। 1815 में हम्फ्री डेवी ने वेजिटेबल ऑयल और ब्रेड कॉटन का इस्तेमाल कर एक लैंप बनाया था। ये वैसा ही है जिससे एक दिया होता है। इसे इंटेंशनली माइंस में काम कर रहे मजदूरों के लिए बनाया गया था। यह लैंप एक मैश स्क्रीन से ढका हुआ है जहाँ से ऑक्सीजन पास होती है। इस लैंप की खास बात यह थी कि 17% से कम ऑक्सीजन होने पर लौ बुझ जाती थी, तो इसे माइंस में ले जाकर पहले चेक किया जाता था कि मजदूरों के काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है या नहीं। 1831 में माइकल फेराडे द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन की खोज कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जनरेटर की आविष्कार कर लिया था। Faraday had impressed one of his master's customers and was rewarded with a ticket that would change his life. इसके बाद 1840 में वॉरेन डेलारियो द्वारा पहला इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया गया। इस बल्ब में खासियत यह थी कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया और इसके अंदर एक प्लेटिनम का कॉइल रख दिया गया। अब प्लेटिनम कॉइल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो प्लेटिनम कॉइल चमकने लगी। अब इसकी थ्योरी को समझते हैं। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि अगर ट्यूब में गैसेस नहीं होंगी तो वह प्लेटिनम से रिएक्शन नहीं कर पाएंगी। वैक्यूम ट्यूब में ऐसा मटेरियल लिया जाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर यह ग्लो करने लगे, जिसके लिए उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, जो कि हाई टेम्परेचर यूज करने पर भी मेल्ट ना हो। साथ ही ग्लो करने के लिए रेजिस्टेंस भी हाई होना जरूरी है। प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट 1768 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि गोल्ड और सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। इस लाइट बल्ब की सबसे बड़ी समस्या प्लेटिनम का महंगा होना था, जिसे कमर्शियली लोगों के लिए यूज करना संभव नहीं था और इसे ज्यादा समय तक जलाया भी नहीं जा सकता था। इससे भी पहले 1835 में जेम्स वोमेन लिंडसे ने पहला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाया था, पर वो पेटेंट नहीं करा पाए थे। 1841 में फ्रेडरिक डी मॉलिन्स ने प्लेटिनम फिलामेंट के बल्ब के लिए पेटेंट फाइल की थी। 1845 में जॉन स्टार ने कार्बन फिलामेंट के बल्ब के लिए पेटेंट फाइल की थी, पर ये दोनों रिजेक्ट हो गई, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर एंट्री होती है हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू इवांस की, जिन्होंने वॉरेन डेलारियो के द्वारा बनाए गए बल्ब में 2 बदलाव किए। पहला, प्लेटिनम के फिलामेंट की जगह कार्बन रोड के फिलामेंट का यूज़ किया,
जिसके दोनों ओर ड्रिल कर इलेक्ट्रोड लगाए गए। दूसरा, वैक्यूम ट्यूब में इनर्ट गैसेज भरी गई जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम हो, जिससे नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो कार्बन रोड के साथ ये गैसेज भी गर्म होकर चमकने लगी, पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ कार्बन रोड गर्म होकर कुछ ही देर में टूट जाती। 1874 में इसका पेटेंट भी अप्रूव हो गया था। इस कारण कॉमर्शियल यूज के लिए इसमें उन्होंने कई अलग अलग बदलाव किए, पर कोई भी सफल नहीं रहा। फिर थक कर हेनरी वुडवर्ड ने इस पेटेंट को $5000 में जोसेफ स्वान को बेच दिया, जो आज के लगभग $1,20,000 के बराबर होते। जोसेफ विल्सन स्वान अपने अधिकतर एक्सपेरिमेंट एक बड़े आलीशान घर अंडरहिल, जहां वह रहते थे, वहीं पर किया करते थे। स्वान ने 1850 से ही बल्ब बनाना शुरू कर लिया था, पर उन्हें वैक्यूम ट्यूब में गड़बड़ी लगी तो खुद का एक वैक्यूम पंप डिजाइन किया। इस वैक्यूम पंप की खासियत ये थी कि इसमें मर्क्यूरी एयर को उसी सिस्टम के अंदर ट्रैप कर लेती है। 1875 में जोसेफ स्वान ने फिलामेंट के तौर पर कार्बोनाइज्ड थ्रेड का यूज किया, जैसा कि हेनरी वुडवर्ड और इवांस ने किया था, और इसका पेटेंट भी इन्हीं के पास था। दूसरी ओर 1875 में ही एंट्री होती है थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने न्यूयॉर्क में छोटी सी लैब का इनॉग्रेशन किया। फिर अपने पिता की हेल्प से 1876 को मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में खुद की एक बड़ी लैब का इनॉग्रेशन किया। 1878 से एडिसन और इनकी टीम ने बल्ब के एक सही फिलामेंट के लिए रिसर्च करनी शुरू कर ली। 1880 तक 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, 3,000 से ज़्यादा थ्योरीज पर काम किया। वहाँ दूसरी ओर जोसेफ विल्सन स्वान ने 1879 में हेनरी वुडवर्ड और इवान से $5,000 में उनका कार्बोनाइज्ड फिलामेंट का पेटेंट खरीद लिया। जोसेफ स्वान ने इसके बाद वैक्यूम पंप में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया, जो रिएक्शन से अब व्हाइट ग्लो होने लगा था। पर इस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलामेंट का रेजिस्टेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर काफी कम हो जाता है, जिससे करंट सप्लाई के लिए हैवी कॉपर वायर की जरूरत होती थी। वहाँ एडिसन की थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट यह था कि इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट में सब डिवाइडेड हो जाए, जिससे ये उतना ही ब्राइट हो जितना एक रूम के लिए जरूरी है। इसके लिए एडिसन ने टंगस्टन का भी यूज किया, जो आज की ग्लास बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, पर उस समय टंगस्टन का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि इसके लिए टंगस्टन का पतला होना जरूरी था और वैसी मशीनरीज नहीं थी जो उसे इतना पतला कर सके। एक दिन एडिसन अपने लैब में बैठे हुए थे, अंगुलियों के बीच कंप्रेस्ड कार्बन का टुकड़ा खेल रहे थे कि विचार आया कि क्यों न हर प्लांट का कार्बनाइज्ड थ्रेड को फिलामेंट की जगह यूज किया जाए। फिर उन्होंने बेवुड, बॉक्सवुड, कॉटन, सेडर, फ्लैक्स, बम्बू जैसे 6,000 से ज्यादा प्लांट्स के फाइबर इस्तेमाल किए। इनमें से कॉटन फिलामेंट ने 15 घंटे तक लगातार ऑरेंज ग्लो किया था। एडिसन ने बम्बू के कार्बनाइज्ड थ्रेड के फिलामेंट का यूज किया तो 1200 घंटे तक चला था, जो आज के टंगस्टन के बने फिलामेंट वाले बल्ब के 1500 घंटे जलने से कुछ ही कम है। उधर 1881 में जोसेफ स्वान ने खुद की स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी खोल ली और 1881 से सेल्यूलोज फिलामेंट से बने लैम्प बेचे। इससे पहले 1878 में एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी खोली थी। असल में 1882 में जोसेफ स्वान ने एडिसन के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का उल्लंघन करने की केस फाइल कर ली। दोनों का अपनी अपनी जगह केस मजबूत था, इसलिए 1883 में दोनों ने अपनी अपनी कंपनी का विलय कर लिया और आपस में समझौता कर लिया और कंपनी का नाम बदलकर एडी स्वान कर लिया। इसके बाद 1910 से टंगस्टन के फिलामेंट के बल्ब बनने शुरू हुए, जो एडिसन की कंपनी ने ही बनाए, जो आज भी कई जगहों पर यूज में लिए जाते हैं। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहले बल्ब बनने की जर्नी में सहयोग तो किया, पर कहीं याद नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाती है और किताबों में भी इनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। ये थी हमारे पहले बल्ब बनने की जर्नी। आपको ये साइंस रिलेटेड वीडियो कैसा लगा, लाइक या डिसलाइक कर अपनी प्रतिक्रिया दें, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके बारे में राय कमेंट बॉक्स में दें, और हाँ, सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।